हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज की क्लास हम फिर से अगेन स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास में आप लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। यानी कि पिछले टॉपिक में हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में आपको समझाए थे, तो आई थिंक आप लोग उसको अच्छे तरीके से क्या कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। और एक एक पार्ट्स जो भी हम उसके स्ट्रक्चर को बताए थे आप लोगों ने उसको मेमोराइज कर लिया होगा और नोट्स भी आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, तो हम पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिस क्वेश्चन का जवाब बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया है। हम उनके नाम आपको बता देते हैं यहां पर, है ना। सबसे पहले इसका आंसर जिसने दिया उनका नाम है जिद्दीकर, यानी इनके चारों ऑप्शन थे इनके जो सही थे। दूसरे नंबर पे अलकारा, इनके भी चारों ऑप्शन क्या थे, सही थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर बाल कृष्ण यादव, जिनके जो चारों ऑप्शन थे इनके भी सही थे। उसके बाद अभिषेक प्रजापति, फिर कौशल शर्मा, इनके भी चारों के चारों ऑप्शन सही थे। फिर उसके बाद निया यादव, यानी इन जो 5-6 विद्यार्थियों के नाम हम लिए हैं इन सभी 6 विद्यार्थियों के सारे क्वेश्चन सही थे। तो आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और धन्यवाद। उसके बाद अंकित सिंह कुशवाहा, इनके एक सवाल के जवाब गलत हो गए हैं। उसके बाद राहुल सोनकर, इनके केवल 2 जवाब सही हैं, बाकी 2 गलत है। ताफसिन अंसारी, इनके केवल 1 जवाब गलत है, सही है, बाकी सारे के सारे जवाब क्या इनके गलत हैं। तो जिनके गलत हुए हैं वो थोड़ा पिछले जो रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लें वापस, या फिर लेक्चर को बड़े ध्यान से देखा करिए और बड़े ध्यान से उसको रिवाइज करिए। आपको सारे क्वेश्चन का जवाब आप सही सही दे पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब पिछली क्लास में एक क्यूरीज थी सबकी कि सर आप इससे पहले जो हम क्वेश्चन पूछे थे उसमें पूछा गया था आई थिंक जो नरयुग्मक होता है वो कितनी कोशिका स्टेज में होता है। तो आपको उसमें ऑप्शन था एक कोशिकी, द्विकोशिकी, त्रिकोशिकी, चतुर्कोशिकी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर आपने पढ़ा कि 60% जो परागकण होते हैं वो 2 कोशिकी स्टेज में होते हैं और जो 40% होते हैं वो 3 कोशिकी स्टेज में होते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनिए, हमेशा कभी भी याद रखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 ऑप्शन सही होते हैं। बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। कभी कभी जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 ऑप्शन सही होते हैं और या फिर 2 से अधिक भी ऑप्शन सही हो सकते हैं और उस दौरान हमको मोर देन करेक्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ता है बच्चों। तो इसमें जो आपके कुछ स्टूडेंट ने 2 कोशिकी का आंसर दिया था, यानी कि एक उसमें क्या था, एक काई कोशिका होती है और एक नरयुग्मक होता है ना, यही था। लेकिन 40% कैसा था, 40% में एक काई कोशिका थी और 2 नरयुग्मक थे। हमें थोड़ा आप ये बताइए कि अगर इसके बारे में स्टडी करते तो क्या हम इसके बारे में जान पाते। कंफ्यूज मत होइए, हमने क्या बोला कि हम केवल 2 कोशिकी स्टेज के बारे में पढ़ाते आपको। तो क्या आप 3 कोशिकी स्टेज के बारे में जानते, नहीं जानते। 3 को पढ़ा रहे हैं तो 2 के बारे में जान सकते हैं। मतलब मेरा समझिए कि ये नरयुग्मक जाकर अंड कोशिका को निषेचित करता है, लेकिन ये जो 3 कोशिका में हमने जब आपको पढ़ाया था तो याद होगा एक तो नरयुग्मक को जाता ही है लेकिन दूसरा ध्रुवी कोशिका को कर रहा है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि जो 7 से 8 न्यूक्लियस पढ़े हैं हम वो सारे के सारे गुरु बीजाणुओं में होता है ना। लेकिन 7 से 8 न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा और हमने 3 कोशिकीय स्टेज परागकण के बारे में ही आगे पढ़ा है, आगे चैप्टर में कंटिन्यू किया है। एक नरयुग्मक जाकर अंड कोशिका को और दूसरा जाकर ध्रुवी कोशिका केंद्र को क्या कर रहा था, निषेचित कर रहा था। तो बच्चों इसलिए हमेशा याद रखना आप लोग, जिसके अंदर मतलब जो क्वालिटी होती है वो ज्यादा होती है तो उसको ही कंसीडर किया जाता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी किया जा रहा है। अगर उसमें कई पार्ट्स हैं 3, 4, 5, 6 तो हम अगर 6 वाला पार्ट है तो हम 6 को कंसीडर करेंगे, जिससे हमें सारे पिछले जो है छोटे वाले तो हमें पता ही चल जाएंगे इनका क्या काम होता है। तो इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन की बात ही नहीं थी। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले
आपके दिमाग में आ रहा है सर आज क्वेश्चन ही भूल रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ समझ रहे हैं, आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं क्वेश्चन का कि मैं इसका जवाब देकर फर्स्ट आ जाऊं या फिर मैं देकर खुश रहूं, मेरा नाम अगले वीडियो में आए। तो बच्चों आज का क्वेश्चन यहां पर, और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो आज की क्लास जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है बच्चों। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी, आप नए हैं तो जाकर देखिए दोनों क्लास, फिर उसके बाद यहां पर आकर देखिए, तभी आपको सही तरीके से समझ में आएगा। पिछली क्लास को हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। टेस्टिस जो होता है उसकी साइज क्या होती है, वो बॉडी से एब्डोमेन से मतलब जो बॉडी होता है उससे बाहर होता है स्क्रोटम में, वृषण कोश में, है ना, जिसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है, उतना नहीं होता। 2 से, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऐसी स्थिति में जो वृषण होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कम होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता कम पड़ती है। और जो ये वृषण होता है बच्चों, ये जब एक बच्चा 7 महीने का मां के गर्भ में रहता है ना, पहले ये वृषण जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, लेकिन जब ये 7वें महीने में जब आगे मतलब 7वें महीने से जब वो 8वें महीने में बढ़ता है तो उस दौरान जो उसका वृषण होता है वो उसके एब्डोमेन कैविटी से बाहर स्क्रोटम में आ जाता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं, कुछ ऐसे भी स्तनधारी हैं जिनमें जो वृषण होता है वो शरीर के अंदर होता है, क्योंकि उनके शरीर का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। जैसे 2 एग्जांपल इसके दे देते हैं हम, हाथी और व्हेल का, ठीक है। वृषण का जो शेप होता है, आकार होता है, अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस किए हैं, है ना। अंडाकार उसका जो क्या होता है, उसका शेप होता है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद हम जो है आगे जो है हमने एक फिगर देखा था, उस फिगर में हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, वो कहां स्थित होता है और उसमें जो वृषण होता है वो उसका क्या रोल है, वो किस रास्ते से जो है स्पर्म जाता है और कहां जाता है और किस तरीके से, पूरा हम एक एक पार्ट को डिस्कस किए थे। लेकिन हम आगे जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, हम उसको डिसेक्ट करके पढ़ने जा रहे हैं, मतलब एक एक पॉइंट को कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो हमारी आज की जो टॉपिक है स्टूडेंट, वह है वृषण की आंतरिक संरचना, ठीक है। वृषण की आंतरिक संरचना, इसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हमने बाहर से देख लिया, एक जोड़ी वृषण पाया जाता है ह्यूमन बीइंग्स में, स्क्रोटम में यानी वृषण कोश में होता है ना। तो हाँ, एक चीज और यहां पर हम बता दें बच्चों, वृषण कोश जो वृषण होता है उसकी आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले पिछली क्लास में एक वर्ड यूज किए थे जिसका नाम, जिसको हम बोले थे गुबर्नाकुलम, है ना। क्या बोले थे उस वर्ड का नाम? जिसको हिंदी में निदेशक कहते हैं। गुबर्नाकुलम क्या होता है ये कंफर्म कर लो यहीं पर, क्योंकि कई बार मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आया है। गुबर्नाकुलम का मतलब समझ लीजिए, आपको पता होना चाहिए, यह जो होता है ये तंतु ऊतक होता है, यानी जो वृषण होता है, वृषण कोश से तंतु ऊतक द्वारा जुड़ा होता है, तंतु ऊतक द्वारा जुड़ा होता है, जिसे जिस ऊतक को या तंतु ऊतक द्वारा जुड़ा होता है, इस ऊतक को गुबर्नाकुलम कहते हैं।
गुबर्नाकुलम कहते हैं, यानी प्रनिदेशक कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं है इसमें, वृषण होगा यानी जो टेस्टिस है, टेस्टिस वो स्क्रोटम में है। क्लियर है इतना? स्क्रोटम में जब वो टेस्टिस जो है स्क्रोटम में जिस तंतु ऊतक द्वारा जुड़ा है ना, जिस तंतु ऊतक द्वारा जुड़ा है उस तंतु ऊतक का नाम गुबर्नाकुलम है ना, टेस्टिस। ठीक है, जैसे ये टेस्टिस, और टेस्टिस किससे जुड़ा है? ये जुड़ा होगा किसके साथ? ये जुड़ा होगा वृषण कोश के साथ यानी स्क्रोटम के साथ। तो ये स्क्रोटम हो गया, ये टेस्टिस हो गया। तो ये देखिए पतले पतले तंतु हैं, ये जो तंतु है इसी को हम क्या नाम देते हैं? गुबर्नाकुलम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको हम आपको बताते हैं ताकि आपको आगे जब हम क्वेश्चन पूछे तो आपको कंफ्यूजन न हो कि ये सब कहां से आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है यानी कि जो वृषण की आंतरिक संरचना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो टेस्टिस होता है उसमें एक पतला सा आवरण होता है, मतलब जो ये टेस्टिस है इसके ऊपर जो है पतले पतले आवरण होते हैं दो। ठीक है, एक आवरण थोड़ा सा मोटा होता है और एक आवरण जो होता है पतला होता है। मतलब बाहर का आवरण जो होता है वो मोटा होता है और अंदर का आवरण जो होता है वो पतला होता है। ठीक है, तो टेस्टिस जो है दो आवरण से क्या होता है? घिरा होता है। इसमें बाहर वाले आवरण का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और अंदर वाले आवरण का नाम है ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा, हमने क्या बोला कि यहां पर वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो वृषण की आंतरिक संरचना से पहले हम आपको बता दें कि जो वृषण होता है वो दो आवरण से घिरा होता है। जो बाहर की तरफ आवरण होता है यानी ये बाहर की तरफ का आवरण है, बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ का आवरण है बच्चों, तो बाहर की तरफ का जो आवरण है वो मोटा होता है, वो मोटा आवरण होता है, उसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और उसके बाद जो अंदर की तरफ जो आवरण होता है उसका नाम क्या है? ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनलिस। तो ये दो पॉइंट आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। ठीक, इसको इरेज करते हैं, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें लौट आते हैं अपनी प्रिय पुस्तक किसके पास? एनसीईआरटी के पास। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लिखा हुआ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंतरिक संरचना इसके पढ़ने जा रहे हैं हम, तो आपको बता दें यहां पर, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था टेस्टिस जो होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं बताइए? जो हमने वृषण कोश जो छोटे छोटे पालिकाएं थी, वृषण पालिकाएं जो थी जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल से बोले थे, वो कितने होते हैं? याद होगा आप लोगों को? इसमें छोटे छोटे जो हैं इस तरीके से कोष्टक, मतलब बहुत छोटे छोटे इस तरीके से क्या पाए जाएंगे? वृषण पालिका पाई जाएगी। और इस वृषण पालिका की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। मतलब एक वृषण में वृषण पालिका मतलब टेस्टिकुलर लेब्यूल्स की संख्या कितनी होती है बच्चों? 250 होती है, नहीं 250 होती है। ठीक है, अब इसकी आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं तो हमने क्या किया कि इस टेस्टिस वाले पार्ट को ऊपर से कट किया और हमने देखा तो हमें 250 क्या दिखाई दिए? उसमें छोटे छोटे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई दिए। इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को हमने बाहर किया। ठीक, बाहर करके देखा बच्चों तो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमें तीन जो हैं, तीन सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई दी। ठीक है, क्या दिखाई दी? सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई दी। कितनी संख्या में? 3 संख्या में। फिर हमने क्या किया कि ये जो 3 संख्या में थी, ठीक है बच्चों, 3 संख्या में थी और 3 संख्या में, तो हमने एक को फिर से यहां से क्या किया? बाहर निकाला। एक को हमने फिर से बाहर निकाला
और जब हम इस एक को बाहर निकाले तो हम इसके अंदर भी देख रहे हैं कि कुछ कोशिकाएं हैं, जिसमें हमें दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिली। हमें इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिली। शायद आपको ये विजुअल नहीं होगा, आपको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बड़ा बना के दिखा देते हैं। हमें इसमें दो प्रकार की कोशिकाओं जो थी वो देखने को मिली। यानी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं आप, कितना इंटरनल पार्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी हमने पहले टेस्टिस, ये टेस्टिस था, टेस्टिस को हमने कट किया तो देखा उसमें 250 क्या थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, जिसका नाम हमने विसर्ड पालिका रखा। इसको इंग्लिश में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का एक पार्ट को हमने बड़ा करके, मतलब कि उसको हमने माइक्रोस्कोप में जब हम उसको जाकर देखें तो हमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब कि हमें 3 पतली पतली नलिकाएं दिखाई दी, और ये जो 3 पतली पतली नलिकाएं थी उसका नाम हमने क्या रखा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी यह ऐसी नलिका थी जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो 3 थी उसको एक को हमने बड़ा करके देखा, एक को माइक्रोस्कोप में देखा। जब एक को हमने देखा तो उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हमको दिखाई दी, है ना, 2 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दी। जो एक कोशिका थी स्पर्मेटोगोनिया, और जो दूसरी थी सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया यानी जिसको हम नर जर्म कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें 2 प्रकार की, यानी कि सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें 2 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दी। तो बच्चों बड़े ध्यान से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए और देख लीजिए आप लोग थोड़ा। ये जो नर जर्म कोशिका यानी स्पर्मेटोगोनिया हमने लिखा है, यही कोशिका करती है कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है ये किसका निर्माण करेगी, शुक्राणुओं का निर्माण करेगी, यानी स्पर्म का निर्माण करेगी। शुक्राणु, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्म। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो है नर जर्म कोशिका जो होती है वो करेगी अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये सर्टोली सेल क्या करती है, ये सर्टोली सेल जो है पोषण देने का काम करती है। क्या देने का काम करती है, पोषण। ठीक है बच्चों, पोषण यानी कि भोजन देने का काम करती है। और किसको देती है भोजन, ये देती है स्पर्मेटोगोनिया सेल को, ताकि ये विभाजित हो सके। और इसके साथ साथ ये सर्टोली सेल जो है ये पोषण तो देती है और इसके साथ साथ यह इसकी सुरक्षा भी करती है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब ये जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल देख रहे हैं आप लोग, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में आप लोगों को ये जो स्थान दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे छोटे स्थान आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए 1 नलिका 2 नलिका 3 नलिका के बीच में स्थान है। इस स्थान को क्या बोलते हैं, अंतराली अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंतराली अवकाश, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराली अवकाश। और इस अंतराली अवकाश के मध्य में, मतलब जो ये अंतराली अवकाश है इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं, और उस कोशिका का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखने जा रहे हैं। उस कोशिका का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। अंतराली अवकाश में जो कोशिका है उसको अंतराली अवकाश में जो कोशिका पाई जा रही है उसको अंतराली कोशिका, या इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट, आर कर देंगे यहां पर, इसका दूसरा नाम भी है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल है ना,
इसका दूसरा भी नाम है क्या है, लीडिंग सेल। ठीक, और यह इंटरस्टिशियल कोशिका या लीडिंग सेल एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है बच्चों। उस हार्मोन का नाम क्या है हम बता दें आपको, तो ये हार्मोन एंड्रोजन, हिंदी में इसको पुंजन हार्मोन कहते हैं, और कहीं कहीं किताबों में टेस्टोस्टेरोन भी लिखा है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना अपने दिमाग में, एनसीईआरटी का याद रखो आप लोग। अगर एंड्रोजन ऑप्शन में नहीं है तब टेस्टोस्टेरोन आप लगाएंगे। ठीक है, तो एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करती है कौन, लीडिंग सेल, और लीडिंग सेल जिसका दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल भी है। ठीक है, और ये जो एंड्रोजन है ये स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए, हम पढ़ रहे हैं विसर्ग की आंतरिक संरचना। विसर्ग की आंतरिक संरचना में हमने गुबर्नाकुलम, ट्यूनिका एल्बुजिनिस, ठीक है, और उसके ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजिनलिस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर विसर्ग की आंतरिक संरचना, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस यानी टेस्टिस जो है एक जोड़ी मेल में पाया जाता है। हमने इसका मतलब सेक्शन, डाइसेक्शन काटा, मतलब उसको हमने कट किया, कट करके हमने देखा तो पता चला कि हमें 250 इसमें छोटे छोटे कच्छ दिखाई दिए। इसका नाम हमने रखा विसर्ग तालिका, इंग्लिश में इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। हमने इतना पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ये तो 250 कच्छ है, उसमें से एक कच्छ को हमने बड़ा किया। बड़ा करके जब हमने उसको देखा, कहां देखेंगे बड़ा करके, माइक्रोस्कोप में। जब हमने इसको बड़ा करके इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें पता चला कि इसमें 3 छोटी छोटी नलिकाएं दिखाई दे रही हैं। अब इस नलिका, जो ये 3 नलिकाएं हैं, इसमें एक नलिका को हमने बड़ा करके देखा। जब हमने इस एक नलिका को बड़ा करके देखा तो हमें इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं, अर्थात इस 3 में भी इसी प्रकार की कोशिकाएं होंगी। तो ये जो बड़ा करके जब हमने इसमें देखा तो हमें इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दी। एक कोशिका क्या थी, स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी कोशिका क्या थी, सर्टोली कोशिका। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल यानी नर जन्म कोशिका है, और दूसरी क्या है, सर्टोली सेल, यानी कि ये दोनों कोशिका आपस में मिलकर क्या करती हैं, ये दोनों जो है शुक्राणु के निर्माण में मदद करती हैं। यानी ये क्या काम होगा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है ये नर जन्म कोशिका होती है, और ये नर जन्म कोशिका जो है ये क्या काम करती है, ये अर्धसूत्री विभाजन करती है। यानी ये जो नर जन्म कोशिका है ये अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिससे शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है। और इस प्रोसेस में भोजन की आवश्यकता होती है, और इस प्रोसेस में भोजन देने का काम कौन करता है, सर्टोली सेल करती है। कौन करता है, सर्टोली सेल करती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसमें कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है। तो बच्चों यहां पर आएंगे हम, जो ये सेमीफेरस ट्यूब्यूल था इसके बीच बीच में खाली स्थान थे। ये जो खाली स्थान है, इसी खाली स्थान को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, यानी अंतराली अवकाश कहते हैं। इस अंतराली अवकाश के बीच में जो कोशिका उपस्थित थी छोटी छोटी, उन कोशिका को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। और ये लीडिंग सेल जो है एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसका नाम एंड्रोजन, इसको हिंदी में पुंजन हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन जो है स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करता है। आई थिंक आप लोगों को यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर है, एकदम आसानी से हमने आपको समझा दिया बच्चों। बहुत कुछ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है, और हम एकदम क्लियरली, अगर आप सही तरीके से वीडियो देखे हैं तो गारंटेड है आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ ही नहीं पाते हैं, सोचते हैं बहुत टफ है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन क्या इसमें कोई कंफ्यूजन था, एकदम फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोगों को हमने जो है समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा या अगला पॉइंट हमारा क्या है। ठीक है, बच्चों जो अभी को हमने जो देखा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था, और आप लोगों को आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम जो देखने जा रहे हैं, यानी कि जो हम बताने जा रहे हैं, हम बताएंगे यहाँ पर कि जो सहायक नलिकाएं होती हैं, ठीक है, वो सहायक नलिका कौन कौन सी होती है। हम पिछली क्लास में देख लेते कौन कौन था, रेटिटेस्टिस था, है ना, उसके बाद वास सीक्वेंसिया था, फिर एपिडाइडिमिस थी था, उसके बाद एक और था वास डिफरेंस था। ठीक है, इस रास्ते से, इस पाथ से होते हुए स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता, और ये सीक्वेंस कई बार मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं पहले ही कि जो सहायक नलिका होती है, ठीक है, यहाँ आप हेडिंग लिख सकते हैं सहायक
नलिका, ठीक है। सहायक नलिकाएं या नलिका, ठीक, नलिकाएं लिखिए क्योंकि एक से अधिक सहायक नलिकाएं कौन कौन से हैं। पहले क्या आएगा, रेटे टेस्टिस, आप देखें बहुत सारी संख्या में है ना, रेटे टेस्टिस। उसके बाद क्या था, पतली पतली नली थी जो एपिडाइडिमिस की तरफ गई थी, है ना। आप पिछला फिगर या आपके पास बुक होगा तो उसके फिगर देख लीजिएगा, रेटे टेस्टिस। उसके बाद आया क्या, वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया के बाद अगला पॉइंट क्या था, एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस के बाद क्या था, वास डिफरेंस था। तो बच्चों, तो ये पाथ था जिस रास्ते से जो स्पम होकर गुजरता है, और कंफ्यूजन आपको एग्जाम में कहां क्रिएट करेगा, देखिए बड़े ध्यान से। वो क्या काम करेगा, इस वास डिफरेंस को यहां लिख देगा और इसको यहां लिख देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये रास्ता आप दूसरा ऑप्शन लगा के चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, रेडिटेस्टिस, उसके बाद वास डिफरेंशिया, पतली पतली नलिकाएं होती हैं, उसके बाद एपिडाइडिमिस, और उसके बाद वास डिफरेंशिया। और इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्पम परिपक्व कहां होता है, स्पम में टेल कहां लगती है, पूंछ कहां लगती है। तो एपिडाइडिमिस वाला हिस्सा जो होता है, जो उभरा हुआ पार्ट जो हम कल दिखा रहे थे आपको, यानी कि आपको याद होगा यहाँ पर ऐसे उभरा हुआ पार्ट था, है ना। तो ये जो उभरा हुआ पार्ट इसी को एपिडाइडिमिस बोलते हैं, और इसी एपिडाइडिमिस में जो स्पम होता है वो परिपक्व होता है, अर्थात उसमें टेल लगती है यानी पूंछ लगती है। तो हम इस पॉइंट को एक बार फिर से क्लियर कर दे फिगर के थ्रू, अगर हम आपसे, तो ये रहा टेस्टिस। टेस्टिस में हमने कल एक फिगर ड्रॉ किया था जिसमें ऐसे पतले पतले बहुत सारे जाल दिखाई देते हैं, है ना। तो ये जो जाल थी उसका नाम क्या है, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से आगे से पतली पतली क्या थी, नलिकाएं थी, है ना। पतली पतली नलिकाएं क्या थी, वास डिफरेंशिया थी। वास डिफरेंशिया के बाद यहाँ पर एपिडाइडिमिस था, है ना। तो ये एपिडाइडिमिस, तो ये फूला हुआ भाग जो था एपिडाइडिमिस था, ये एपिडाइडिमिस जो है यहाँ पर था। तो यहाँ पर जो है स्पम परिपक्व होता है और यहाँ पर टेल लगती है। उसके बाद आपको याद होगा एक पतली सी ऐसे पतली सी ट्यूब थी, है ना, पतली सी ऐसी नलिका थी, ठीक है, नहीं याद है। तो ये पतली सी नलिका को हमने क्या बोला था, वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस जाकर कहां पर ओपन हो रहा था, ये वहां पर जाकर प्रोस्टेट ग्लैंड थी, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड थी, है ना। और उसके बाद सेमाइनल वेसिकल था। ये सभी जो है स्पर्म के प्रोडक्ट्स, स्पर्म बनने के बाद स्पर्म को फूड देने के लिए वापस, मतलब एक तो सर्टोली से फूड दे रही, और यहाँ पर भी कुछ ग्रंथियां हैं जो फूड देने का काम करती हैं। हम नेक्स्ट क्लास में ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। उस ग्रंथियां जो होती हैं वो उसको फूड देती हैं, तो वो जो है एक लिक्विड पार्ट रिलीज करती है, और स्पर्म जो सेल है, सेल के रूप में इस रास्ते से सेल के रूप में जा रहा है, वहां पर वो उसके साथ सीमेन उसमें मिल जाता है। उसके बाद वहां पर इजैकुलेटरी डक्ट होता है, मतलब इजैकुलेटरी डक्ट होता है जो यूरिन को और जो सीमेन के पाथ को अलग अलग करने का काम करता है। मतलब इजैकुलेटरी डक्ट द्वारा वो आगे, मतलब जो यूरेथ्रा था, पतला सा ट्यूब दिखाई दे रहा था, उस यूरेथ्रा में जो है स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पाथ था। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको बड़े ध्यान से एनसीईआरटी पढ़िएगा और आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उस यूरेथ्रा के रास्ते से होते हुए जो स्पर्म होता है वो बाहर इजैकुलेट हो जाता है। तो इस पूरे पाठ को आप जरूर पढ़िएगा। सहायक नलिका जो थी, ये हेडिंग था, उसमें रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंस और एपिडाइडिमिस के बारे में हमने समझा। इसकी हिंदी बुक में जरूर है, आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा, हिंदी या हिंदी इंग्लिश में किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो आज की क्लास इतनी ही थी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो ग्रंथियां थी, यानी कौन सी ग्रंथियां, हमने प्रोस्टेट ग्लैंड देखा, हमने बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड देखा था हमने, उसके बाद जो सेमाइनल वेसिकल था, है ना। तो इन सभी के बारे में हम पिछली, मतलब जो अगली क्लास आने वाली है उसमें डिस्कस करेंगे। जो हिंदी में जो बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इंग्लिश हिंदी, तो बच्चों पढ़ना जरूरी है, और इंग्लिश से डरिए मत, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। आप लोग इसको, आपके पास किताब है तो बुक से आप हिंदी, इंग्लिश, हिंदी हम इंग्लिश बता ही दे रहे हैं, हिंदी आप उससे वहां से कंफर्म कर लीजिए। मैक्सिमम हिंदी क्या, हम 95% हिंदी हम सबकी बता भी दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास इतना ही था। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को जो है शेयर करिए। और अगर आप तक अभी तक आप खुद अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट होती है 7 बजे शाम को, तो आप वहां पर आकर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बहुत सारे आपके स्टूडेंट वहां जो फ्रेंड्स होते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन आप बात करेंगे 7 बजे से पहले, है ना। प्रीमियर आ जाता है 36 पर, आप उनसे हालचाल पूछ लीजिए, उसके बाद 7 बजे के बाद कंटिन्यूअस क्लास देखिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, और आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, घर पे रहिए, कोर्स कंप्लीट करिए। जो ना समझ में आए उसका आंसर
कमेंट जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो आज का क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। थैंक्स, और थैंक्स फॉर